तो टॉर्क और रोटेशनल इक्विलिब्रियम से रिलेटेड है ना, एक कॉन्सेप्ट और देखते हैं है ना, जिसको बोलते हैं स्लाइडिंग एंड टॉपलिंग। तो स्लाइडिंग तो सिंपल ही है ना, स्लाइडिंग तो हो गया कि भाई हमने इतना फोर्स लगाया कि जिससे फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा फोर्स यदि हमने लगा दिया तो कोई भी ब्लॉक जो है वो स्लाइड करता है। और है ना, दूसरा पॉइंट है टॉपलिंग का, अभी देखेंगे है ना ये क्या चीज़ है। अच्छा, लीनियर मोशन में जो इक्विलिब्रियम का जो कॉन्सेप्ट जो हमने देखा था, तो उसमें अपन ने क्या देखा था, जैसे सपोज ये 2 kg का एक ब्लॉक है और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इस पे है ना 0.5 है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो इस पे स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना लग सकता है ना, μs इंटू mg, मतलब 10 न्यूटन। ठीक है। अच्छा, 10 न्यूटन का मतलब ये निकला कि 10 न्यूटन से कम यदि कोई भी फोर्स लगेगा, सपोज हमने 5 न्यूटन फोर्स लगाया, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो 5 न्यूटन जो है वो जनरेट हो जाएगा और वो इसको अपोज करेगा इस 5 न्यूटन को। ठीक है। यदि हम ये फोर्स यदि हम बढ़ा देते हैं, है कि नहीं, बढ़ा करके सपोज हमने 8 न्यूटन कर दिया है ना, 8 न्यूटन कर दिया, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में जो है वो 8 न्यूटन तक बढ़ जाएगा, 10 न्यूटन के बाद नहीं बढ़ पाएगा। ठीक है, ये हमने देखा था। तो इसका मतलब ये है कि 10 न्यूटन से कम यदि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स होता है तो उसको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बैलेंस कर देगा और बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में रहेगी। ठीक है, मतलब एक्सेलरेट नहीं करेगी। अच्छा, लीनियर मोशन में जब अपन इक्विलिब्रियम डिस्कस करते थे तो ये तो डिस्कस करते नहीं थे कि ये जैसे फोर्स जो है वो इस ब्लॉक के ऊपर वाले पॉइंट पे लग रहा है या कहीं पे नीचे लग रहा है ना, तो ये तो इरेलेवेंट होता था, क्योंकि किसी भी बॉडी को तो हम पॉइंट मास मानते थे कि भाई एक जगह पे जो है वो फोर्स लग रहा है ना, इसको बेसिकली इक्विवेलेंट, इसी का इक्विवेलेंट मानते थे है ना। ब्लॉक का डायमेंशन जो है वो बहुत रिलेवेंट नहीं रहता था। ठीक है, बट रोटेशनल मोशन में ये डिफरेंट हो जाता है, पर एक्चुअल लाइफ में तो फ़र्क पड़ता है, क्योंकि ब्लॉक जो है वो 3 डायमेंशनल बॉडीज होती हैं। ठीक है, तो उसका भी एनालिसिस जरूरी है कि नहीं। ब्लॉक्स जो हैं वो एक्चुअल लाइफ में, रियल लाइफ सिचुएशंस में पॉइंट मास तो होते नहीं। अब जैसे हम 2 kg का बॉडी जो है वो इस शेप में यदि ले ले, ठीक है, और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन अभी भी 0.5 ले ले हैं, और यदि यहाँ पे है ना 5 न्यूटन का फोर्स लगा दें, तो जैसे इस वाले केस में तो हमने देखा था भाई 5 न्यूटन का फोर्स लगाएं तो एफ से कम होगा तो बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगी। बट यहाँ हम नहीं कह सकते हैं। ठीक है, बॉडी का स्ट्रक्चर जो है ऐसा है कि चांसेस हैं कि बॉडी जो है गिर भी जाए। ठीक है, बॉडी जो है वो मतलब इस तरह से हो करके और उसके बाद में है ना ऐसे करके नीचे भी गिर सकती है, तो इसका मतलब बॉडी इक्विलिब्रियम में तो रही नहीं। तो इक्विलिब्रियम में नहीं रही, इसका मतलब ये हुआ कि इस पे बॉडी पे सम टोटल जो टॉर्क जो लग रहा है कि नहीं, वो 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, इसीलिए तो बॉडी रोटेट हो गई, नहीं तो बॉडी रोटेट नहीं होती। ठीक है, तो अब जैसे इस तरह की बॉडी है ना, इतना जो इतनी हाइट है और यहाँ पे हमने टॉप मोस्ट पॉइंट पे लगा दिया, तो देखने से लगता है कि हाँ भाई इसको है ना चांसेस हैं कि ये ऊपर से ऐसे नीचे गिर जाएगी। बट यदि सपोज इस तरह की बॉडी हो है ना, एक्सटर्नल फोर्स हमने यहाँ पे लगाया, तो अब ये पता लगा पाना कि भाई बॉडी स्लिप करेगी या ऊपर से ऐसे करके गिरेगी है ना, ये थोड़ा सा मुश्किल है। तो उसके लिए हमको थोड़ा प्रिसाइज एनालिसिस चाहिए, तो है ना वो करके देखते हैं और फिर उससे पता करेंगे कि भाई बॉडी जो है वो टॉपल कब करती है। ये गिरने का मतलब बेसिकली बॉडी टॉपल करेगी। ठीक है। अच्छा, टॉपलिंग का एनालिसिस करने के पहले अपने को ना एक चीज़ जाननी जरूरी है कि बॉडी पे जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है वो किस जगह से लग रहा है, कि बॉडी पे जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है वो कैसे लग रहा है। ठीक है, तो जैसे ये वाला केस लेते हैं है ना, इसका ब्लॉक का साइज थोड़ा बड़ा कर दिया ताकि इजीली नजर आए। तो इस पे ना एक्सटर्नल फोर्स ये हमने F लगा दिया। ठीक है, और बॉडी अभी स्लाइड नहीं कर रही है। ठीक है, तो बॉडी स्लाइड नहीं कर रही है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो F के बराबर हो जाएगा। तो उतना ही बड़ा वेक्टर मैं एक बना देता हूँ इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो गया। ठीक है। अच्छा, बॉडी का जो ये डायमेंशन है इसको A बोल देते हैं, बॉडी का जो ये डायमेंशन है इसको H बोल देते हैं, बॉडी की हाइट, ब्लॉक की हाइट। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो सेंटर ऑफ मास से ऐड कर रहा, तो इसको यहाँ U बना देते हैं, ये mg हो गया। ठीक है, और
नॉर्मल फोर्स जो है वो भी सेंटर ऑफ मास के थ्रू ही एक्ट करेगा। तो इसको मैं येलो में बना देता हूँ। ये आपका एक ही लाइन पे एक्ट कर रहे हैं, मैंने बगल बगल बनाया ताकि डिफ्रेंशिएट करने के लिए। ये नॉर्मल फोर्स हो गया, ठीक है। अच्छा, ये नॉर्मल फोर्स ऐसे तब एक्ट करता जब ये एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे नहीं होता, ठीक है। ये शिफ्ट करेगा, अभी अपन देखते हैं इसको। मतलब यदि एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता और ब्लॉक केवल पड़ा हुआ था यदि इस सरफेस पे, तब तो नॉर्मल फोर्स ऐसे ही एक्ट करता है, ये तो हम देख चुके हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे फोर्स लगा है और उसी के बराबर ही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी लगा, तो नॉर्मल फोर्स यहाँ रह सकता है क्या, है ना। इसको देखते हैं। अच्छा, फोर्स लगाने के बाद में यदि ये पॉइंट यदि सेंटर ऑफ मास है सी है, ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट यदि हम टॉर्क लें तो हम ये देखेंगे कि ये टोटल टॉर्क जो है अनबैलेंस्ड आ रहा है, ठीक है। लेते हैं जरा कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो एक तो टॉर्क जो है ये एक्सटर्नल फोर्स देगा, ठीक है। तो टॉर्क इस एक्सटर्नल फोर्स के कारण ये कितना हो जाएगा, अभी मैं, है ना, ये इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा। आर कौन सा है इस एक्सटर्नल फोर्स के लिए, एक आर हम ड्रॉ करते हैं, मैं लाल से ड्रॉ कर देता हूं। ये आर है, ठीक है। हमने आर ऐसे ड्रॉ किया ताकि वो फोर्स के परपेंडिकुलर हो, ठीक है। तो ये हो गया आर, तो इसको R1 बोल देते हैं, R1 इंटू एफ, दिख रहा है। और इसका डायरेक्शन क्या हुआ, यदि R से, है ना, R1 से यदि F की तरफ यदि आप फिंगर्स बेंड करेंगे तो अंगूठा जो है वो इस प्लेन के अंदर जाएगा, ठीक है, इस प्लेन के अंदर जाएगा। तो इसका डायरेक्शन हो गया प्लेन के अंदर, इस डायरेक्शन में हो गया, ठीक है। अब इसी तरह से जो है वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का यदि हम टॉर्क लें, मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है सेंटर ऑफ मास के अबाउट, है ना, उसको यदि हम लें तो ये क्या होगा। तो ये मैं इसका आर जो है वो आर बना रहा हूं, ब्लू में बनाया है, आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। इसको R2 बोल देते हैं, ठीक है। ये सेंटर ऑफ मास से ही आ रहा है, अलग अलग लाइन इसलिए बन रही क्योंकि वो 2-3 लाइन आ गई यहाँ। और ये R2 भी इस तरह से बनाया ताकि ये F के परपेंडिकुलर हो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, R2 इंटू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अच्छा, इसमें भी यदि आप R2 से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की तरफ फिंगर लेकर के जाएंगे तो अंगूठा जो है वो प्लेन के अंदर ही जाएगा, ठीक है। तो इसका डायरेक्शन भी जो है वो सेम डायरेक्शन में हो गया, ठीक है। अच्छा, अब सेंटर ऑफ मास से दो फोर्स जा रहे हैं, एक तो mg फोर्स जा रहा है, तो ये कोई टॉर्क प्रोड्यूस करेगा क्या, टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं प्रोड्यूस करेगा। क्यों, क्योंकि इसमें R0 है, ठीक है, ये तो इसी के थ्रू ही जा रहा है, तो इसमें तो R0 हो गया। और टॉर्क ड्यू टू नॉर्मल फोर्स, ये कोई टॉर्क प्रोड्यूस करेगा नहीं प्रोड्यूस करेगा। क्यों, क्योंकि ये फोर्स जो है वो सेंटर ऑफ मास के थ्रू ही जा रहा है, mg और नॉर्मल फोर्स दोनों सेंटर ऑफ मास के थ्रू जा रहे हैं, तो R0 हो जाएगा दोनों केस में, ठीक है। तो ये भी 0 हो गया। तो अब इससे देख करके, है ना, ये क्लियर है कि ये दोनों टॉर्क जो है वो एक ही डायरेक्शन में है, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में है। और यदि कोई काउंटर एक्टिंग टॉर्क नहीं हुआ तो ये तो बॉडी को इस डायरेक्शन में रोटेट करा देंगे, ठीक है। तो इसको काउंटर करने के लिए एक्चुअल में होता क्या है, नॉर्मल फोर्स जो है वो शिफ्ट कर जाता है, नॉर्मल फोर्स के लगने का डायरेक्शन जो है वो शिफ्ट कर जाता है। ये यहाँ से mg तो वहीं रहेगा, नॉर्मल फोर्स यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो टॉर्क नॉर्मल फोर्स के कारण ये नहीं हो करके, है ना, ये नहीं होगा, टॉर्क का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। टॉर्क कह रहे हैं नॉर्मल फोर्स का जो है जहां पे वो लगता है ना वो चेंज हो जाएगा। और ये डिस्टेंस एक सेंटर ऑफ मास से जो लाइन बनाई और जो नए नॉर्मल फोर्स का जो पॉइंट है एप्लीकेशन का, उसमें x डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। और ये x जो है वो r का काम करेगा, दिख रहा है ना, ये x जो है नॉर्मल फोर्स के परपेंडिकुलर है कि नहीं। ये नया नॉर्मल फोर्स जो है, ये नया नॉर्मल फोर्स ये जो शिफ्ट होकर के यहाँ से यहाँ आ गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये हो गया x इंटू n, है ना। और इसका डायरेक्शन क्या है, यदि आप x से फिंगर्स क्रॉस करके n की तरफ लेकर के जाएंगे तो इसका डायरेक्शन जो है वो पेपर के बाहर है ना। तो ये जो है ये काउंटर कर देगा इसको,
ये नॉर्मल फोर्स काउंटर कर देगा और इस ब्लॉक को गिरने नहीं देगा, है कि नहीं। अच्छा, अब है कि यदि फोर्स हमने बढ़ा दिया और बढ़ा दिया फोर्स, ठीक है, तो यदि फोर्स बढ़ा दिया तो ये भी ऊपर चला जाएगा, है कि नहीं, ये भी बढ़ जाएगा और ये वाला भी बढ़ जाएगा, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी जो है वो इस वाले फोर्स के बराबर ही है, ठीक है, जब तक ब्लॉक स्लिप नहीं कर रहा, ठीक है। ये काउंटर एक्टिंग टॉर्क के लिए है ना, नॉर्मल फोर्स का टॉर्क जो है ये भी बढ़ना जरूरी है। तो एक्स मैक्सिमम कहाँ तक बढ़ सकता है, a/2 तक बढ़ सकता है, ठीक है। तो ये जो मैक्सिमम जो इसकी वैल्यू है वो a/2 इंटू n है ना। तो मैक्सिमम इसके लिए नॉर्मल फोर्स यहाँ आ जाएगा और इसके बाद भी यदि फोर्स यदि बढ़ा तो बॉडी जो है वो टॉपल कर जाएगी, है ना। उसके बाद में जो है वो बॉडी ऐसे करके जो है वो गिर जाएगी, मतलब यहाँ से उठ जाएगी बॉडी, है ना। बॉडी का फिर मतलब एक रफ यदि मैं बना दूँ तो इस टाइप से हो जाएगी, ठीक है, और फोर्स लगेगा ऐसे करके गिर जाएगी, ठीक है। तो ये है, ये एक मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको अपन यूज करेंगे कि नॉर्मल फोर्स का जो पोजीशन जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन फिर इसका स्लिपिंग और टॉपलिंग की एक्चुअल कंडीशंस जो है ना उसको देखते हैं।